हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के 2 वर्ष पूरे होने पर। ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा फिर से चर्चा में था क्योंकि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था आधिकारिक तौर पे, और अभी 15 अगस्त 2023 को उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये मुद्दा आप लोगों के जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को डिटेल से पढ़ना है तो स्टडी IQ-IAS हिंदी पे ही इंटरनेशनल रिलेशंस की मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मैंने इस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा डिटेल से आप लोगों को समझाने का, पढ़ाने का प्रयास किया है। आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि 2 वर्ष जो पूरे हुए तालिबान की सत्ता के अफगानिस्तान में, तो क्या उपलब्धियां रही तालिबान की और क्या समस्याएं रही तालिबान अफगानिस्तान में बेसिकली लोगों के सामने। तो इन समस्याओं के ऊपर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने बात की है और उसके कुछ डेटाज मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूं। सबसे पहले तो आप ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लगभग 40 मिलियन आबादी है तालिबान की, यानी कि लगभग 4 करोड़ की आबादी है तालिबान के अंदर। और अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियां, जिसमें यूएन की काफी सारी एजेंसीज हैं, इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि इन 4 करोड़ लोगों में से, यानी टोटल 4 करोड़ पॉपुलेशन में से लगभग 1.5 करोड़ लोग यानी 15 मिलियन लोगों को खाद्य असुरक्षा के संकट का सामना करना पड़ रहा है। यानी खाद्य असुरक्षा है बड़े स्तर पे। आप एक बार परसेंटेज देखो ना, 4 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोग। और यदि हम डिटेल से देखें तो इन 15 मिलियन में से भी लगभग 2.8 मिलियन लोगों को आपातकालीन श्रेणी में रखा गया है। आपातकालीन मतलब कि बहुत ही गंभीर भूखमरी का सामना लगभग 2.8 मिलियन लोग अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और ये संख्या दुनिया में चौथी बड़ी संख्या है। यानी इतने बड़े स्तर पे भूखमरी है तालिबान के शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान में। ये चिंतनीय विषय है पूरे विश्व के लिए। यदि हम दूसरे डेटा की बात करें, तो यदि हम हेल्थ की बात करें तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है कि बड़े स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और लगभग 20% आबादी मानसिक स्वास्थ्य सीमाओं से पीड़ित है। ये तो है, मतलब समस्याएं तो हैं भाई। मानसिक विकार से लगभग टोटल पॉपुलेशन का 20% पीड़ित है। 4 मिलियन लोग नशीली दवाओं की लत से या अन्य विकारों से पीड़ित हैं। लेकिन इसके सापेक्ष जो सुविधाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए, वो सुविधाएं तक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अधिकांश स्वास्थ्य सुविधाओं में खराब बुनियादी ढांचा है, क्योंकि रोजगार पर सीमाएं हैं। महिलाओं को रोजगार में शामिल होने की आजादी नहीं है, वेतन समय पे नहीं मिलता। तो इसके चलते जो वर्क फोर्स होनी चाहिए हेल्थ सेक्टर में, उसकी बड़े स्तर पे कमी हमें अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। और यदि वर्क फोर्स बेहतर नहीं होगी हेल्थ सेक्टर में, तो फिर जो बीमारियां हैं उनका निदान कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या WHO ने इसकी तरफ इशारा किया। साथ ही आप यदि महिलाओं की स्थिति देखोगे तो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद 6ठी कक्षा के बाद लड़कियों का स्कूल जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब पढ़ाई ही नहीं है तो कौशल विकास कहां से आएगा? कौशल नहीं है तो योग्यता, मतलब रोजगार कहां से मिलेगा? यानी एक आपने 50% वर्क फोर्स को घर में बैठा दिया जबरदस्ती, 6ठी से ज्यादा पढ़ने की उनको आजादी ही नहीं दी। तो ये जो प्रतिबंध है ना, ये प्रतिगामी, एक तरीके से प्रतिगामी का मतलब होता है पीछे ले जाने वाले उपाय की तरफ इशारा करता है। अफगान लड़कियों और महिलाओं को कक्षाओं, अधिकांश नौकरियों और अधिकांश सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाता है। और एक बड़ा तबका, भाई 50% पॉपुलेशन तो होगी ना, 50 मेल तो 50 फीमेल, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो जो फीमेल्स हैं इनको तो आपने सार्वजनिक जीवन से दूरी कर दिया। इतनी बड़ी दुर्दशा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा, जब तालिबान का शासन आ रहा था तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है
2593, उस रिजोल्यूशन में भी स्पेशली इस बात की गई थी कि महिलाओं के जीवन पे नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तालिबान ने इस तरीके के रिजोल्यूशंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे पूरे विश्व को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अब यदि हम, ये तो हमने देखा चिंतनीय स्थिति, भाई इसके अलावा भी आप सामाजिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था, लोगों के जीवन स्तर से रिलेटेड समस्याएं बड़े स्तर पे तालिबान में देख सकते हैं। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठीक है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की समस्याएं हैं। तो बड़े स्तर पे इस तरीके की समस्याएं पिछले 2 साल में और ज्यादा बढ़ के तालिबान शासन के समक्ष आई हैं, ठीक है। अब यदि हम भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत 2001 के बाद से, जब 2001 में अफगानिस्तान में बेसिकली यूएस से समर्थित सरकार आ गई थी, 2001 के बाद से भारत ने बड़े स्तर पे अफगानिस्तान के विकास इत्यादि के लिए अनुदान दिया है, इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो भारत लगातार मानवीय सहायता के अलावा अन्य अन्य क्षेत्रों में सहायता देने में अपना योगदान देता रहा है। यहाँ पे हम कुछ डेटा की बात करेंगे, ठीक है। यदि हम देखें तो 2001 से लेके 2021 के बीच भारत लगभग 3 बिलियन, ध्यान रखिएगा, 3 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की सहायता के वादे के साथ अफगानिस्तान को शीर्ष 5 दानदाताओं में से एक बन गया। यानी 5 जो शीर्ष 5 दानदाता हैं उनमें से एक दानदाता भारत भी रहा है, जिसने अलग अलग क्षेत्रों में अनुदान के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अफगानिस्तान में अपनी परियोजनाएं स्थापित की। यहाँ पे कुछ डेटाज आप देख सकते हो। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 5 स्तंभों में फैली 500 से अधिक परियोजनाएं भारत की हैं। ध्यान रखिएगा, 500 से ज्यादा परियोजनाएं भारत की चल रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हैं। जैसे मानवीय सहायता में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बुनियादी ढांचा विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाएं हैं, आर्थिक विकास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए और क्षमता निर्माण के लिए। यानी 2001 से 21 तक भारत इन 5 क्षेत्रों में बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिसमें मानवीय सहायता, बुनियादी ढांचा सहायता, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। लेकिन 2021 में तालिबान का शासन आ गया। 2021 के बाद से हम एकमात्र स्तंभ के तौर पे अभी भी अपनी सहायता अफगानिस्तान को निरंतर देने की तरफ अग्रसर है, और उसमें से एकमात्र सहायता है मानवीय सहायता। यानी अब मानवीय सहायता हम अफगानिस्तान को हमने जारी रखी है पिछले 2 वर्षों में भी। बाकी सहायता जो हम देते थे उस पे एक तरीके से विराम अभी लग चुका है, क्योंकि भारत ने तालिबान को अभी तक मान्यता नहीं दी है, और कहीं ना कहीं भारत और तालिबान के अंतर्गत अफगानिस्तान के मध्य जो संबंध है वो एक सकारात्मक दिशा की ओर अभी तक पूरी तरीके से नहीं बढ़े हैं। हम मानवीय सहायता हमने जारी रखी है। यदि हम इन मानवीय सहायता को कुछ डेटा के तौर पे देखें तो ध्यान रखिएगा, अभी UNWBC UNWFP है ना, फूड सिक्योरिटी से संबंधित यूएन की एजेंसी है, इसके साथ भारत ने साझेदारी की है, और इसके साथ साझेदारी करते हुए भारत ने लगभग 47,500 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता की है अफगानिस्तान में। ये जो 47,500 मीट्रिक टन गेहूं है, अफगानिस्तान में भूखमरी है भाई, खाद्य सुरक्षा की गंभीर स्थिति है, तो ऐसे में ये बड़ी मानवीय सहायता मानी जा सकती है। हम अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के साथ मिलकर इस तरीके की मानवीय सहायताएं दे रहे हैं, जिसमें एक तो हमने इतने मीट्रिक टन गेहूं सहायता की आपूर्ति की। इसके साथ ही यदि चिकित्सा के मामले में देखें तो चिकित्सा के मामले में भी भारत पिछले 2 वर्षों में बड़े स्तर पर सहायता करता रहा है। अब तक पिछले 2 वर्षों में लगभग 200 टन चिकित्सा सहायता की आपूर्ति भारत कर चुका है, और इस 200 टन चिकित्सा सहायता आपूर्ति में जितनी भी आवश्यक दवाएं हो सकती हैं, कोविड के टीके हमने दिए, हमने टीबी विरोधी दवाएं दी, चिकित्सा जो सर्जिकल वस्तुएं हैं जैसे बाल चिकित्सा, स्टेथोस्कोप है, या अन्य जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, वो भारत ने पिछले 2 वर्षों में प्रोवाइड कराए हैं तालिबान सत्ता आने के बावजूद। यानी हमने अपनी मानवीय सहायता को जारी रखा है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं भारत ने हबीबिया स्कूल
काबुल के लिए अपना समर्थन जारी रखा है, जिसमें भारत बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े, जो स्टेशनरी वस्तुएं हैं, उनकी आपूर्ति भारत ने जारी रखी है। और अभी हाल ही की यदि बात करें तो अफगानिस्तान ने ड्रग उपयोगकर्ता आबादी, विशेष तौर पे महिलाओं के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यूएनओडीसी की, मतलब यूएन की एजेंसी है, इसके साथ भागीदारी की है। और इस भागीदारी में जो भारत है वो काबुल को महिला स्वच्छता किट, कंबल और चिकित्सा सहायता की 11,000 इकाइयों की आपूर्ति की है। यहाँ पे बस हमको इतना ध्यान रखना है कि भाई बाकी जो, मतलब टोटल सहायता के 5 पिलर थे, पिछले 2 वर्षों में 4 पिलर खत्म हो गए क्योंकि तालिबान का शासन आ गया, मान्यता नहीं है, संबंध बेहतर नहीं है। लेकिन मानवीय सहायता को हमने अभी भी बरकरार रखा है ताकि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति सकारात्मकता को जारी रखा जा सके। सकारात्मकता है अफगानिस्तान के लोगों में भारत के प्रति, क्योंकि भारत लगभग $3 बिलियन सहायता कर चुका है, 5 शीर्ष दानदाताओं में शामिल है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रयासरत रहा है। इसके साथ ही हम यदि देखें तो भारत वर्तमान में सतर्क जुड़ाव की नीति का पालन कर रहा है कि हम किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से जुड़े रहें। इसके साथ ही भारत ये भी प्रयास कर रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग भारत के हितों के खिलाफ ना हो। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता के समक्ष अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी शक्तियों के साथ मिलकर चुनौतियां पैदा ना करे। तो भारत प्रयास कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ सतर्क जुड़ाव की नीति का पालन करता रहे, मानवीय सहायताओं के तौर पे। और उधर यदि अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान को भी मानवीय सहायता की जरूरत है। भाई बड़े स्तर पे समस्याएं हैं अफगानिस्तान में, तो उन समस्याओं का के समाधान में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी है तालिबान को। इसके साथ ही वार्ता प्रक्रिया में भारत 2021 के बाद से कई बार अफगानिस्तान के साथ शामिल रहा है, जिसमें सबसे पहले 2021 में तालिबान के आग्रह पर, अनुरोध पर भारत के जो दूत थे दीपक मित्तल, उन्होंने दोहा में तालिबान के साथ वार्ता की। इसके साथ ही जून 2022 में भी एक प्रतिनिधि मंडल ने जो भारत की मानवीय सहायता अफगानिस्तान में जारी रखी जाएंगी, उन मानवीय सहायताओं के संदर्भ में काबुल में तालिबान के जो शीर्ष अधिकारी थे उनके लिए मीटिंग्स की। इसके साथ ही जून 2023 में मानवीय सहायता के प्रभावी वितरण के लिए निगरानी और समन्वय के लिए भी वार्ता की। यानी वार्ता है लेकिन वो बहुत राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में नहीं है, बल्कि मानवीय सहायता इत्यादि के संदर्भ में दोनों में वार्ता हुई है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्या किए जाने की जरूरत है ना। भारत को अफगानिस्तान में आंखें और कान खुले रखने चाहिए और ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए कि देश के शासकों के पास भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का अधिकार ना हो। या वही बात है कि भाई अफगानिस्तान किसी भी तरीके से भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान ना पहुंचाए। हम संबंधों को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं। और यदि मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि इंडिया, अफगानिस्तान और विशेष तौर पे तालिबान के आने के बाद भारत की पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस होने चाहिए, इस पे डिटेल्ड वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये तो करंट इशू था, तो इसलिए एक छोटा सा करंट इशू मुझे लगा आपके सामने लाना चाहिए। ये रिजोल्यूशन की बात की है मैंने, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन था 2593, इस रिजोल्यूशन के अनुसार अफगान नीति को तेज करने की जरूरत है। और इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया था कि भाई एक तो अफगानिस्तान अपनी धरती का प्रयोग किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करेगा, इसके साथ ही समावेशी बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान की बात भी थी। इसमें मैंने बात की थी ना जब महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी की भी बात इस रिजोल्यूशन में थी कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी, समावेशिता को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता ने इस रिजोल्यूशन पे खासा ध्यान नहीं दिया है। यदि वे अहेड की बात करें तो वर्तमान में भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, और इसलिए ये सही समय है जब भारत तालिबान से जवाबदेही की मांग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करे। और जो मुद्दे, चिंतनीय मुद्दे हैं जो न केवल अफगानिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पे विश्व की जो
बड़ी शक्तियां हैं उनको मिलके बात करनी होगी और कहीं ना कहीं तालिबान को भी इन मुद्दों पे सहमत करना पड़ेगा, क्योंकि यदि तालिबान, भले ही तालिबान का नेतृत्व रहे, यदि अफगानिस्तान में अस्थिरता रही, भूखमरी रही, महिलाओं संबंधित ये चिंतनीय विषय रहे, तो ये ना केवल अफगानिस्तान को बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करते रहेंगे। दोस्तों, यदि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, 13 से 14 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज यानी एक अनुशासन लाना चाहते हैं, तो हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है 23 अगस्त से। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है और एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना होगा LD Live, LDLIVE। LD Live अगर कोड यूज करेंगे तो आपको पूरा बैच मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 29,999 में आपका PT, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन मात्र इतने में कंप्लीट कराई जाएगी। 13 से 14 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको बुक्स भी दी जाएंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, यदि PT पास करते हो तो दिल्ली में रहने की सुविधाएं हैं। मतलब एक अनुशासन यदि लाना चाहते हो तो निश्चित तौर पे इस बैच से जुड़िए। कोड यूज करना है एडमिशन लेने से पहले LD Live का। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF वगैरह के लिए आप मुझे ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी और इस तरीके की क्लासेस को आप जारी रखना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि मैं जारी रखूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी प्रकार की नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।